नमस्ते बच्चों, मेरा नाम है डॉक्टर वैभव अवस्थी और आज हमने वापस से डिसाइड किया है कि हम पढ़ेंगे हमारा सब्जेक्ट बायोलॉजी। आज के योयो बायो क्लास में हम क्या बात करें? वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बींग्स। सेक्स डिटर्मिनेशन का मतलब जेंडर डिटर्मिनेशन। हम इंसानों में पता कैसे चले कि आने वाला बच्चा लड़का होगा कि लड़की होगी? अब कैसे अलग अलग देश में, अलग अलग समाज में, अलग अलग कल्चर्स में, कस्टम्स में, ट्रेडिशंस में, रिलीजन में, ओके, लोगों की अपनी अपनी मान्यताएं हैं और सब तरह तरह के बेवकूफ जैसे रूमर्स बना के रखे हैं। ओके, कि अगर लड़की का पेट ज्यादा बड़ा हुआ तो लड़का पैदा होगा, अगर पेट कम बड़ा हुआ तो लड़की पैदा होगी। अगर सोमवार को शुक्रवार को उस हिसाब से टेस्ट करवाया तो लड़का होगा लड़की होगी। ओके, ये पंडित ने, ये बाबा ने, ये पुजारी ने, ये मौलवी ने ये बोला तो उस हिसाब से होगा। ओके, बट एक्चुअली कैसा होता है ना बच्चों की, इसमें किसी भी तरह का रिलीजियस या कस्टम या फिर कोई ट्रेडिशन के हिसाब से डिटर्मिनेशन नहीं होता है। आने वाले बच्चे का जेंडर, वो बच्चा लड़का होगा या लड़की होगी, ये सिर्फ और सिर्फ क्रोमोसोम्स पर डिपेंडेंट है। सो हम अगर तरह तरह की पूजा करवा लें कि चलो ये हवन करवा लिया, ये पूजा करवा लिया ताकि आने वाला बच्चा लड़का हो गए, तो सब उससे कुछ नहीं होता है। वो सब कुदरती तौर पे क्रोमोसोम्स पर डिपेंडेंट होता है। अब कहानी ध्यान से सुनो। कॉन्सेप्ट नंबर 1 ये पता होना चाहिए, 2n का मतलब होता है डिप्लॉयड। डिप्लॉयड का मीनिंग है डबल सेट्स ऑफ क्रोमोसोम। यानी टोटल 46 क्रोमोसोम्स। हम इंसान के हर एक सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। ये 46 क्रोमोसोम को हम लोग 23 पेयर्स भी बोल सकते हैं। अब 2n का आधा करो n। n का मतलब होता है हैप्लॉइड, और हैप्लॉइड का मीनिंग है सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। और सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स 2n का आधा n, 46 का आधा 23। सो उसका मतलब होता है 23 क्रोमोसोम। अब कहानी ऐसी है बच्चों कि हमारे हर एक सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। ये 46 क्रोमोसोम में से 44 क्रोमोसोम्स को ऑटोसोम्स कहा जाता है। बाकी बचे 2 क्रोमोसोम को सेक्स क्रोमोसोम कहा जाता है। सर ऑटोसोम्स का मतलब? ऑटोसोम्स आर बॉडी क्रोमोसोम्स। बॉडी क्रोमोसोम्स का मतलब होता है कि ये जनरल बॉडी के कैरेक्टर्स को डिटरमाइन करते हैं। और ये लास्ट के 2 क्रोमोसोम को सेक्स क्रोमोसोम इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये हमारा सेक्स, ये हमारा जेंडर, ये हमारा लिंग तय करते हैं। So they are responsible for determining our gender. अब ये 2 सेक्स क्रोमोसोम में अगर XX रहा तो लड़की, 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 साफ साफ बोला करो बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर XY रहा तो फिर लड़का। ओके, अब कहानी यही है कि हम इंसानों में बच्चे का जेंडर क्रोमोसोम्स के बदौलत तय होता है बेटा। सर ऐसे बहुत सारे परिवार होते हैं जहां पर अगर एक परिवार में बार बार एक औरत लड़की को जन्म देती है तो उसकी जो सास है वो बहू को ताना मारती है
कि तेरे वजह से ही बार बार लड़की पैदा होगी। यानी क्यों ऐसा होता है, जब भी एक लड़की का जन्म होता है हमेशा एक औरत को ही दोषी ठहराया जाता है। आज के इस लेक्चर में हम लोग यही सीखने वाले हैं कि अगर बार बार लड़की का जन्म होता है तो क्या सही में औरत उसके लिए जिम्मेदार है, या उसके पीछे कोई साइंटिफिक रीजन है, या फिर कोई साइंटिफिक मैकेनिज्म है और अंडरस्टैंडिंग। सास क्यों बार बार बहू को, सास इज अ बिग त्रास, क्यों बार बार बहू को ही दोष देती है, ससुर क्यों बार बार बहू को ही दोष देता है। जब हस्बैंड वाइफ मिलकर रिप्रोडक्शन करते हैं तो आने वाले बच्चे में जेंडर अगर लड़की है वो, तो क्यों हमेशा वाइफ पे दोष दिया जाता है। लेट्स सी द साइंटिफिक बैकग्राउंड आफ्टर इट। ओके, अब हम लोग एक ह्यूमन का क्रॉसिंग करेंगे। अब यहां पर सर्कल विथ एरो का मतलब होता है मेल, यानी फादर, और सर्कल विथ प्लस साइन बिलो मींस फीमेल, यानी मदर। सो एक मेल और एक फीमेल का शादी हो गया। क्रॉस मींस रिप्रोडक्शन, शादी हुआ, उनका रिप्रोडक्शन हुआ बेटा। अच्छा, अब मेल के पास 46 क्रोमोसोम्स में से 44 ऑटोसोम्स हैं, फीमेल के पास भी 44 ऑटोसोम्स हैं, पर मेल के पास जो दो सेक्स क्रोमोसोम है ना वो एक्स और वाई है, और फीमेल के पास जो दो सेक्स क्रोमोसोम है वो एक्स और एक्स है। तो ये मेल का फॉर्मूला है और ये फीमेल का फॉर्मूला है। अब मेल के बॉडी में जब गैमेट्स बनता है, रिप्रोडक्टिव सेल्स बनते हैं, उसको स्पर्म बोलते हैं बेटा। तो जब रिप्रोडक्टिव सेल बनेगा ना तो मेल के इसमें मियोसिस होएगा बेटा। मियोसिस एक टाइप का सेल डिवीजन है जिसको हम लोग रिडक्शनल डिवीजन भी बोलते हैं। रिडक्शनल डिवीजन इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि क्रोमोसोम नंबर गेट्स रिड्यूस्ड टू हाफ, जितना है उसका आधा कर दो, 44 का आधा 22, तो 22 उधर 22 इधर 44 उधर, एक्स वाई को आधा आधा अलग अलग कर दो, सो एक्स इधर और वाई इधर। वैसे ही फीमेल में भी 44 का आधा आधा होगा, उसमें भी मियोसिस हो रहा है। ओके, सो 22 इधर 22 इधर, और एक्स एक्स को अलग करो तो एक एक्स इधर एक एक्स इधर। सो मेल्स में क्या होता है ना, जो स्पर्म बनता है, जो रिप्रोडक्टिव सेल स्पर्म बनता है ना, वो हेटेरोगैमेटिक होता है। हेटेरोगैमेटिक, हेटेरो मींस डिफरेंट, गैमेटिक मतलब गैमेट्स, यानी स्पर्म डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। कुछ स्पर्म ऐसे होते हैं जिसके अंदर एक्स क्रोमोसोम है, और कुछ स्पर्म्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर वाई क्रोमोसोम है, और देखने में सारे स्पर्म्स सेम ही दिखते हैं बेटा। ओके राइट, बट अंदरूनी तौर पे उनका क्रोमोसोम अलग अलग होता है। फीमेल में जो रिप्रोडक्टिव सेल बनता है उसको ओवम बोलते हैं, बहुत से बुक्स में उसको एग सेल भी कहा जाता है। ये ओवम और एग सेल इट इज होमोगैमेटिक। होमो मींस सेम, गैमेटिक मींस गैमेट, यानी फीमेल में सेम तरह का गैमेट बनता है, सारे गैमेट्स के अंदर एक्स क्रोमोसोम होता है बेटा। अब एक मेल गैमेट को फीमेल गैमेट से कंबाइन करवाते हैं जिसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, तब जाके बच्चा पैदा होगा। अब पहला पॉसिबिलिटी सोचो, अगर ये वाला फर्स्ट कंबाइंस विद इधर का फर्स्ट, सो द फर्स्ट कंबाइंस विद इधर का फर्स्ट, 22 और 22 will give me 44, x and x will give me xx. ओके, सो मुबारक हो, पहला बच्चा हो गया। अब सेकेंड कॉम्बिनेशन देखते हैं, इधर का फर्स्ट कंबाइंस विद इधर का सेकेंड वाला, तो द फर्स्ट कंबाइंस विद इधर का सेकेंड वाला। अब 22 और 22 इज 44,
x and x again gives me xx. So ये सेकेंड पॉसिबिलिटी है. थर्ड पॉसिबिलिटी, यहाँ का सेकेंड गैमेट कंबाइंस विद इधर का फर्स्ट वाला. तो उसके नीचे से मैं चालू करता हूँ. सेकेंड कंबाइंस विद इधर का फर्स्ट वाला. What do I get? 22 and 22 again gives me 44. Y and x gives me this combination pattern. Next, second combines with second one. So 22 and 22 gives me 44. Y and x gives me xy pattern. अब ये दो पहले दो जो फॉर्मूला है that indicates लड़की पैदा हुई, बाद में का दो जो फॉर्मूला है that indicates लड़का पैदा हुआ. अब यहां पर अगर हम लोग दिमाग लगा के देखें तो यहां हमको ये सीखना चाहिए कि हम इंसानों में आने वाला बच्चा लड़का होगा या लड़की होगी, ये फीमेल पर डिपेंडेंट नहीं है. इस क्रॉस को ध्यान से देखो. इस क्रॉस में हम लोग क्या देखते हैं, इस पैटर्न में हम लोग क्या देखते हैं कि फीमेल तो हमेशा एक्स क्रोमोसोम दे रही है, क्योंकि उसके पास तो सिर्फ एक्स क्रोमोसोम ही है. तो फीमेल हमेशा एक्स क्रोमोसोम देती है. अगर स्पर्म में से एक्स क्रोमोसोम वाला स्पर्म उसके साथ कंबाइन हुआ तो हमेशा एक्स और एक्स ही बनेगा, यानी लड़की ही होगी. फीमेल हमेशा एक्स क्रोमोसोम देती है. हाँ, अगर स्पर्म में से वाई क्रोमोसोम वाला स्पर्म अगर उसके साथ कंबाइन होगा तो लड़का पैदा होगा. यानी अक्सर बहुत सारे गांव में, बहुत सारे शहरों में भी, बहुत सारे अनएजुकेटेड फैमिली में, बहुत सारे एजुकेटेड फैमिली में भी यही होता है कि जब भी एक औरत बार बार लड़की को जन्म देती है, समझो उसका पहला प्रेगनेंसी है लड़की हुई, दूसरा प्रेगनेंसी लड़की हुई, तीसरा प्रेगनेंसी लड़की हुई. अब ये ना बहुत सारे फैमिलीज में चल आया है. मेनी फैमिलीज हैव लॉट ऑफ इररेसिस्टिबल डिजायर फॉर अ मेल चाइल्ड. ओके, उनको मेल चाइल्ड के प्रति बहुत ज्यादा मोह रहता है, उनको चाहत रहती है कि लड़का हो. तो सबसे पहली बात तो यह है कि लड़का और लड़की में फर्क करना गलत बात है. दूसरी बात यह है कि आज के तारीख में लड़की हर वो काम कर सकती है जो लड़का कर सकता है. तीसरी बात यह है कि ये बहुत ही छोटी सोच है जहां पर लोग लड़कियों को सेकंड प्रेफरेंस देते हैं. बहुत सारे घर परिवारों में लड़कियों को इतना इंपॉर्टेंस, इतना रिस्पेक्ट नहीं दिया जाता. भाई बहन में से भाई को इंग्लिश मीडियम स्कूल में डालते हैं, बहन को हिंदी मीडियम, मराठी मीडियम, गुजराती मीडियम या फिर कोई लोकल स्कूल में डालते हैं. हस्बैंड वाइफ में से हस्बैंड गरम गरम खाना खाता है, वाइफ जो है वो पुराना बासी खाना खाता है. तो ये लड़का लड़की में फर्क करना गलत बात है. ओके, आखिरी बात ये याद रखो, आज बायोलॉजी हमको सिखा दे रहा है कि अगर आने वाला बच्चा लड़का है या लड़की है, ये किसी फीमेल पर डिपेंडेंट नहीं होता है, ये मेल पर डिपेंडेंट होता है. सो हर बार एक औरत को दोष देने से अच्छा, समझो इफ आई एम अ वुमेन, फॉर एग्जाम्पल आई गेट मैरिड और लड़की को जन्म दिया मैंने, और मेरी सास मुझे बार बार ताना मार रही है कि तुझमें ही कोई खोट है, तुझमें कोई कमी है, इसलिए तूने लड़की पैदा की. फिर सेकंड प्रेगनेंसी होता है, वापस लड़की पैदा हो गई, मेरी सास मुझे और ताना मार रही, बोले तुझमें बहुत कमी है इसीलिए लड़की पैदा हो रही है. अब मैं तो ठहरा बायोलॉजी स्टूडेंट. सो एक दिन मैं अपनी सास को बैठा के समझाता हूँ, लुक माय डियर मदर इन लॉ, कमी मुझ में नहीं है, कमी इस फैमिली के बायोलॉजी के ज्ञान में है. What ideally happens is I am a female, my formula is 44 plus XX. I am always contributing my X chromosome which is formed after meiosis, that is reductional division. So all of my ovum and egg cell is containing X chromosome. So I am always giving my X chromosome. Your son, तुम्हारा लड़का, his formula is 44 plus XY. So when sperms are formed, one type of sperm contains X chromosome, one type of sperm contains Y chromosome.
अगर उसका बार बार एक्स वाला स्पर्म ही आके कंबाइन हो रहा है और लड़की पैदा हो रही है तो उसमें मेरा क्या दोष है? तो बार बार मुझे बोलने से अच्छा तुम जाओ, यू गो एंड आस्क टू योर सन कि वेयर इज योर वाई क्रोमोसोम, वाई इज नॉट योर वाई क्रोमोसोम कंबाइनिंग। इतना सुन के ही सास ससुर 180 फ्लैट हो जाता है, बोलता है कि बहू को बहुत बायो आता है। तो बहू बोलती है बायो नहीं, यो यो बायो, समझ में आयो, प्रेम रतन धन पायो। ये समझा बेटा? चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्लियर? चल आगे बढ़ते हैं। तो कैसा है ना, बायोलॉजी सीखने से बच्चों बहुत ऐसा नॉलेज मिलता है जिससे हमारी जिंदगी बदल सकती है और हम बेहतर जिंदगी जी सकते हैं। चलो ठीक है, अब तुमको नेक्स्ट कॉन्सेप्ट सिखाता हूं। इस वाले क्रॉस से तुमने क्या सीखा? कंक्लूजन लिख देता हूं बेटा। कंक्लूजन नंबर 1, दैट हम इंसानों में, ह्यूमंस में, सेक्स ऑफ द चाइल्ड इज डिटरमाइंड बाय फादर। Number 2, chance for the bachchu to be male or female is always 50%. Chance of a child to be boy or girl is always 50%. Number 3, stop female फीटिसाइड। साइड का मतलब होता है टू किल, जैसे इंसेक्टिसाइड इंसेक्ट्स को मार देता है, जर्मीसाइड जर्म्स को मार देता है, फंगीसाइड फंगस को मार देता है, फीटिसाइड फीटस को मार देता है। फीटस यानी द बच्चू विच इज प्रेजेंट इनसाइड द वूम्ब ऑफ मदर। फीमेल फीटिसाइड, ओके, फीमेल बच्चू को गर्भ में मार देना, जबरदस्ती एबॉर्शन कर लेना गलत बात है बेटा, ये एक तरह की हत्या है, और वो भी रॉन्ग बेसिस पे, ओके, रॉन्ग नॉलेज पे, मिसबिलीफ के दम पे कि जहां फीमेल्स और मेल्स में फर्क किया है। तो ये एब्सोल्युटली रॉन्ग है, इतना याद रखना, ठीक है? ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट गैमेट फॉर्मेशन, then we are going to talk about development and birth of a child. अब एक एक करके टर्म्स सिखाऊंगा, ध्यान देते जाएगा। फर्स्ट वर्ड दैट यू शुड नो इज गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, दैट इज गैमेट फॉर्मेशन। अब इसमें अगर मेल्स हैं तो मेल्स में इस प्रोसेस को स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। क्यों स्पर्मेटोजेनेसिस? क्योंकि उसमें स्पर्म्स बनता है, और फीमेल में इस प्रोसेस को oogenesis बोलते हैं। तो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोड्यूसेस sperms, that is male gamete. Oogenesis produces ovum, that is female gamete. अब मेल के बॉडी में स्पर्म तैयार हो गया, फीमेल के बॉडी में ओवम तैयार हो गया। ओके, अब चलते हैं फीमेल के बॉडी के अंदर। ये यूटरस, ये वजाइना, ये है ओविडक्ट विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज फैलोपियन ट्यूब, और ये है ओवरी। अब ओवरी के अंदर ओवम तैयार तो हो गया, अब ये ओवम ओवरी से होते हुए फैलोपियन ट्यूब में रिलीज होता है। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ओव्यूलेशन। which means release of
ओवम। सो ओवरी से ओवम निकला और गया फेलोपियन ट्यूब में, इस प्रोसेस को बोलते हैं ओव्यूलेशन। अब ओव्यूलेशन के बाद क्या होगा, द पेनिस एंटर्स इनटू द वजाइना, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज कॉप्यूलेशन। Copulation means sexual contact or you can say sexual intercourse. Okay, so after marriage when males and females they have sexual contact where the penis of the male enters inside the vagina of a female. Okay, this act is called as copulation. Easy language में copulation increases population. Okay, अब कॉपुलेशन के बाद क्या होगा ना, मेल के पेनिस में से बहुत सारे स्पर्म्स लिक्विड रिलीज होगा। ओके, उस प्रोसेस को बोलते हैं इजैक्यूलेशन। इजैक्यूलेशन मींस व्हाट, रिलीज ऑफ द लिक्विड, और उस लिक्विड का नाम है सीमेन। इट्स अ व्हाइटिश लिक्विड दैट इज कॉल्ड एज सीमेन, और सीमेन के अंदर बहुत सारे माइक्रोस्कोपिक, जो नजर भी नहीं आते हैं, बहुत सारे माइक्रोस्कोपिक स्पर्म्स होते हैं बेटा। अच्छा, अब ये स्पर्म ऊपर की तरफ ट्रैवल करते हैं फीमेल के यूट्रस में। ओके, और ओवम धीरे धीरे इस तरफ आता है बेटा, और स्पर्म और ओवम फेलोपियन ट्यूब में एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं। दैट बिकम्स आवर नेक्स्ट स्टेप कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन। So fertilization means what? Combination of sperms with ovum, और ये फर्टिलाइजेशन हो कहां पे रहा है, ये होता है फेलोपियन ट्यूब में। So it occurs in oviduct. फेलोपियन ट्यूब का दूसरा नाम है ओविडक्ट, ये याद रखना बेटा। ओके, इसको यहां लिख देते हैं। ये जो ट्यूब है, दिस ट्यूब इज कॉल्ड एज फेलोपियन ट्यूब, आल्सो कॉल्ड एज ओविडक्ट। अच्छा, अब फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, तो उसके डायग्राम वापस बनाते हैं। समझो ये यूट्रस है, ये बेटा वजाइना है। ओके, एंड लेट अस से ये फेलोपियन ट्यूब है। एक ही साइड का ड्रॉ किया, दूसरे साइड का नहीं ड्रॉ किया बेटा। ठीक है, स्पर्म और ओवम कंबाइन हुआ और यहाँ पे एक सिंगल सेल बनता है बेटा। ओके, इस सिंगल सेल को बोलते हैं जाइगोट। सो दिस सिंगल सेल इज कॉल्ड एज जाइगोट। अब होता यह है कि जाइगोट जो सिंगल सेल है वो डिवाइड होता है, फिर 2 सेल बनते हैं बेटा, फिर वो डिवाइड होता है, 4 सेल बनता है, फिर वो डिवाइड होता है, फिर 8 सेल, 16 सेल, ऐसा बॉल ऑफ सेल बनता है, और उस बॉल ऑफ सेल को बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। Blastocyst, which is nothing but ball of cells. फिर ये ब्लास्टोसिस्ट फेलोपियन ट्यूब से होते हुए, ओविडक्ट से होते हुए यूट्रस तक आता है। ये ना यूट्रस का इनर लेयर है। फिर यहाँ आके ये बॉल ऑफ सेल इसमें फिक्स हो जाता है। इस स्टेप को बोलते हैं इम्प्लांटेशन। तो इम्प्लांटेशन का मीनिंग बहुत सिंपल है, वन वर्ड में। इम्प्लांटेशन मींस फिक्सेशन। किसका फिक्सेशन हो रहा है, ये बॉल ऑफ सेल का, ये ब्लास्टोसिस्ट यूट्रस में फिक्स हो जा रहा है बेटा, उधर चिपक जा रहा है, और फिर उधर चिपक के अब ये और डिवाइड होता है। 8 सेल से 16 सेल्स, 32 सेल्स, 64 सेल्स, 128 सेल्स डिवाइड हो के बहुत सारे सेल्स बनाने लगते हैं। फिर इसके बाद क्या होता है ना, इसके बाद होता है ऑर्गेनोजेनेसिस। ऑर्गेनोजेनेसिस का मतलब होता है ऑर्गन्स का फॉर्मेशन। ऑर्गेनो मींस ऑर्गन, जेनेसिस मींस फॉर्मेशन। फिर बच्चे के अलग अलग ऑर्गन्स बनने लगते हैं। तो इसमें से ही कुछ सेल्स, अब जब ये बॉल ऑफ सेल बड़ा हो जाएगा ना बेटा, तो कुछ सेल्स मिलके बच्चे का सिर बनाएंगे बेटा, कुछ सेल्स मिलके बच्चे का हाथ बनेगा, बच्चे का पैर बनेगा, हिप्स बनेगा, और ये बच्चा उल्टा है। नॉर्मली याद रखो, हर प्रेगनेंसी में बच्चा है ना उल्टा होता है, और बच्चा जब पैदा होता है तो उसका सिर बाहर आता है। ओके, जो बच्चा इसका ऑपोजिट है, ओके, वो ऐसा बैठा रहेगा, उसका सिर
ये हाथ, ये पैर और ये उसका हिप्स। जो बच्चे का हिप्स पहले बाहर आता है ना, ये देखो ये बहुत कमाल की बात है, उसको लोग बोलते हैं ये उल्टा पैदा हुआ। यानी जो अंदर उल्टा है उसको लोग बोलते हैं सीधा पैदा हुआ, और जो अंदर सीधा बैठा है उसको बोलते हैं उल्टा पैदा हुआ। क्योंकि ये नॉर्मल पोजीशन है, इस तरह से बच्चा नॉर्मली ऐसा उल्टा रहता है बेटा। ओके, अच्छा, जो बच्चे उल्टा पैदा होते हैं ना, जिसकी हिप्स वाली पार्ट पहले बाहर आती है, उससे रिलेटेड भी एक अफवाह है मार्केट में। समाज में लोग ऐसा मानते हैं कि अगर किसी को कमर दर्द है तो वो बच्चे जो उल्टा पैदा हुए हैं वो उसको अगर लात मार दे तो उसका कमर दर्द ठीक हो जाता है। हम डॉक्टर्स ने ये देखा है। पॉइंट नंबर 1, तुम इंसान हो, गधा नहीं हो, तो लात मत मारो किसी को। पॉइंट नंबर 2, थोड़ा बायोलॉजी पढ़ लो। बहुत से ऐसे केसेस में लात मारने की वजह से कमर की हड्डियां खिसक गई हैं, टूट गई हैं, और ज्यादा चमक आ गया है, और ज्यादा स्प्रेन आ गया है, और ज्यादा डैमेज हुआ है। सो इन अफवाहों में मत आओ, बायोलॉजी में आओ। एंड रिमेंबर, ओके, कोई लात वात मारने का नहीं, कोई लात वात खाने का नहीं। ओके, फिर ऑर्गेनोजेनेसिस होगा, तो धीरे धीरे बच्चे के ऑर्गन्स और बॉडी पार्ट्स बनने लगते हैं। अच्छा, ये ऑर्गेनोजेनेसिस में सबसे कमाल की बात यह है कि बच्चे के पेट से ना एक पाइप आता है, उस पाइप को बोलते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड। अम्बिलिकल कॉर्ड, और ये अम्बिलिकल कॉर्ड एक डिस्क से कनेक्टेड होता है, उस डिस्क को बोलते हैं प्लेसेंटा। ओके, सो अब स्टोरी कैसा है ना कि बच्चे के पेट से ये अम्बिलिकल कॉर्ड आया, और ये अम्बिलिकल कॉर्ड इस प्लेसेंटा से कनेक्टेड है। प्लेसेंटा क्या करता है ना, मदर के बॉडी से जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं और ऑक्सीजन है उसको लेके बच्चे को देता है, और बच्चे के बॉडी में जितना भी वेस्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, उसको लेके मदर के बॉडी में डाल देता है। सो प्लेसेंटा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स बिटवीन द मदर एंड द फीटस। फीटस यानी बच्चू, एंड बच्चू यानी बच्चू। दैट्स माय फेवरेट वर्ड, बच्चू। इट्स अ क्यूट वर्ड, यू शुड आल्सो कॉल इट एज बच्चू। ओके, अब प्लेसेंटा बन जाता है। प्लेसेंटा बनने के बाद ओके, प्रेगनेंसी का पीरियड चलता है 9 महीने के। सो 9 महीने तक बच्चा ग्रो होता है, डेवलप होता है, और 9 महीने के बाद मदर को अचानक से पेट में जोरदार दुखने लगता है, जिसको बोलते हैं लेबर पेन। लेबर पेन में क्या होता है ना, यूट्रस के मसल्स जोर से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। जैसे तुम्हारा पेट के मसल्स, स्मूथ मसल्स, इंटेस्टाइन्स, ये सब तुम्हारा जो छोटी आंतड़ी है स्मॉल इंटेस्टाइन, बड़ी आंतड़ी है लॉन्ग इंटेस्टाइन, ये जब कॉन्ट्रैक्शन मारते हैं तो पेट में कैसा ऐंठन होती है और पेट दुखने लगता है। उसी तरह से यूट्रस के मसल जब जोरदार कॉन्ट्रैक्शन मारते हैं ना, मदर को लोअर एब्डोमेन में बहुत जोरदार दर्द होता है, उस पेन को बोलते हैं लेबर पेन। बायोलॉजी के बच्चों याद रखो, विश्व का सबसे ज्यादा इंटेंसिटी वाला पेन है लेबर पेन। लेबर पेन की तुलना किया है साइंटिस्ट ने, मानो इतना दर्द होता है कि 20 हड्डियां एक साथ तोड़ दी गई। इमेजिन 20 हड्डियां, एक हड्डी टूटता है हमको कितना दुखता है। पूछ नहीं रहा हूं कितना दुखता हूं, आई एम नॉट आस्किंग यू कितना दुखता है, मैं एक्सक्लेमेशन दे रहा हूं कितना दुखता है एक हड्डी टूटता है। तो 20 हड्डी टूटेगा तो सोचो कितना दुखेगा, उतना दर्द होता है लेबर पेन। उससे ज्यादा कोई दर्द है क्या इस दुनिया में? नहीं। हाँ, कुछ इमोशनल लोग, कुछ लैला मजनू की जोड़ी ओके ये कहती है कि नहीं सर, आशिकी में सबसे ज्यादा दर्द है, उनको बोलो ट्राई लेबर पेन, सारी आशिकी निकल जाएगी। ओके, इसमें जबरदस्त दर्द होता है बेटा। ओके, और इस दर्द के बाद इस दर्द के प्रोसेस को, चाइल्ड बर्थ के प्रोसेस को बोलते हैं पार्चुरेशन। ओके, दिस प्रोसेस इज आल्सो कॉल्ड एज लेबर। इसका नाम लेबर इसलिए रखा है क्योंकि लेबर का मतलब होता है मजदूर। जिस तरह से एक मजदूर शारीरिक कष्ट करता है, वैसे ही जब बच्चा पैदा होता है ना, तो मदर को भी शारीरिक कष्ट, फिजिकली उसको बहुत ताकत लगाना पड़ता है बेटा, उसको बहुत दर्द होता है। Okay, so parturition also called as labor, easy language में it is called as childbirth। बस
और इसके बाद क्या होगा, सिंपल, इसके बाद द बच्चू इज बोर्न, हैप्पी बर्थडे टू द बच्चू। फिर डॉक्टर वो क्या करता है, अम्बिलिकल कॉर्ड को कट करता है, ओके, बच्चे को साफ किया जाता है और उसके बाद आगे का प्रोसेस कंटिन्यू होता है। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्लियर? ऑलराइट बच्चों, तो ये था हमारा आज का लेक्चर जहां हमने सीखा सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में। ये था हमारा आज का लेक्चर जहां हमने सीखा कि कैसे गैमेट्स तैयार होता है और किस तरह से बच्चा बनता है और किस तरह से बच्चा पैदा होता है। ओके, आने वाले लेक्चर में हम लोग और भी इंटरेस्टिंग बातें करेंगे। Till then, stay connected to this wonderful channel and show lots of love to biology, because biology is an amazing subject. It is not biology, it is biology. Read bio, bleed bio, yo-yo bio. Thank you.